हमारे पास ये पूरा मैश ऑफ डाटा है और हमारे पास कोई हिंट नहीं है किसी भी किस्म का कि कौन सा एलिमेंट किस चीज को बिलोंग करता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं टेबल भी बना लेता हूँ ताकि हम उस टेबुलर डेटा के साथ भी कंपेयर करते हैं। अब हम बैंक लोन वाली एप्लीकेशन ही देख लेते हैं। उसमें हम एज देखते हैं, जेंडर देखते हैं, अ, उसकी पे देखते हैं और हमें उसके पास गाड़ी है या नहीं। हमारे पास ये 5 कस्टमर्स हैं। और इनकी जेंडर्स आ गई। ठीक है, अब जेंडर को एज अ फैक्टर नहीं हमें डालना चाहिए बेसिकली। ठीक है, जेंडर बाइस नहीं होना चाहिए। किसको? इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू फॉलो। रूल नहीं है, लेकिन अगर आप, हाँ, डेटा पॉइंट है लेकिन होना नहीं चाहिए, वो ये कहते हैं। जेंडर शुड नॉट मैटर, लेकिन जेंडर मैटर करती है जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत सारे सर्वेज आते हैं कि जी मर्दों की सैलरी ज़्यादा होती है ऑन एवरेज औरतों से, यूएस में भी, यूरोप में भी। नहीं, ये सर्वे तो बताता है कि बायसनेस है। ठीक है ना, अब उस बायसनेस को कम करने के लिए क्या होना चाहिए? अब उसकी एक रिकमेंडेशन ये है जी कि एक तो सीवी में तस्वीर आपको डिमांड नहीं करनी चाहिए और दूसरा आपको जेंडर भी नहीं पूछनी चाहिए सीवी के अंदर। तीसरा तरीका फिर वही है, वो परसेंटेज वाला। वो, हाँ, प्रोनाउन पूछ। अब हम बिल्कुल रैंडम डेटा ले रहे हैं और इसमें टोटली रैंडम पैटर्न्स आएंगे हमारे पास। तो अभी हम इसकी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इसके ऊपर हम इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने इसलिए बना दिया ताकि बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट बातें ना हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास डेटा तो है, फीचर्स तो हमारे पास हैं। कितने फीचर्स हैं? 1 2 3 4। हमें इसकी आउटपुट पता है, ये हिस्टोरिकल डाटा है कि ये केसेस आए थे बैंक के पास, लेकिन इन पे डिसीजन क्या किया था बैंक ने ये नहीं पता। फॉर एनी रीजन वो डेटाबेस में या तो स्टोर नहीं हुआ या प्रोवाइड नहीं किया गया। वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल डाटा है, वो बैंक नहीं चाहता कि वो आउट करे। ये डाटा इतना पुराना है कि वो उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स ही अवेलेबल हैं, उनके ऊपर जो डिसीजंस थे
वो फॉर्म या तो गुम हो गए या वो किसी और फॉर्म में कम्युनिकेट हो गए। हाँ मैप नहीं, exactly। तो इस केस में हमने अब देख रहे हैं कि इसको, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सुपरवाइज डेटा तो है नहीं, लेबल डेटा नहीं है, हमारे पास ये रॉ डेटा पड़ा हुआ है और इस तरह का रॉ डेटा हमारे पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है। उसकी बेसिस पे अब हमने यहाँ पे आउटपुट हमें क्या चाहिए कि इस बंदे को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो हमारे पास कितनी आउटपुट्स होंगी, दो आउटपुट्स होंगी। तो यहाँ पे हम कितने क्लस्टर्स बनाएंगे, दो क्लस्टर बनाएंगे, यानी इस पूरे डेटा को हमने दो ग्रुप्स पे डिवाइड कर देना है। ठीक है ना, ये अब हमें क्या हो गया, हमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स क्लियर हो गए प्रॉब्लम से। वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स आइडिया हो गया, हम क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है, यूजुअली हम कस्टमर के साथ बैठ के डिसाइड करते हैं कि कितने क्लस्टर्स होने चाहिए। अच्छा, अब इस केस में हमने जो एक और कैटेगराइजेशन देखी थी कि हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं या रिग्रेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हमारी आउटपुट जो होती हैं वो एक डिफाइंड नंबर ऑफ आउटपुट्स होती हैं, डिस्क्रीट होती हैं, और रिग्रेशन में क्या होता है, हमारी आउटपुट्स कंटिन्यूस होती हैं, सॉर्ट ऑफ अनलिमिटेड आउटपुट्स होती हैं हमारे पास। तो यहाँ ये वाली कौन सी प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, दो आउटपुट्स हैं। अगर क्लाइंट ये कहता है कि आप यस नो ना बताएं, आप बताएं इसको कितना लोन अप्रूव कर देना चाहिए, तो यहां पे अब जो है ये प्रॉब्लम कौन सी हो जाएगी, क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन। अगर हम ये डिफाइन कर दें कि स्लैब्स डिफाइन कर दें तो क्लासिफिकेशन की होगी। जैसे आपको क्रेडिट कार्ड के अप्लाई करते हैं तो बैंक आपसे पूछता नहीं कि आपने कितना लिमिट देनी है, बैंक आपके फाइनेंशियल डेटा के बेस पे आपको एक लिमिट दे देता है। तो वो उनके पास एक सर्टेन बैंड्स हैं, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख। तो अगर तो वो उन बैंड्स में करें तो वो फिर क्लासिफिकेशन है। अगर हमने सोचा कि उसको 66,200 और सम अमाउंट की है तो वो फिर रिग्रेशन। बैंक के पास कोई मोटिवेशन हो सकती है कि वो हमसे नंबर मांग ले कि जी आप बताएं कितनी अमाउंट अप्रूव करनी चाहिए इसके लिए, उसके बाद फिर वो उसको क्लब कर ले उन ब्रैकेट्स के अंदर, लेकिन वो एक थोड़ा सा नंबर चाहते हैं। यानी अगर किसी को बहुत सारे केसेस को उन्होंने 2 लाख ही असाइन करना है, तो एक लाख वाली स्लैब है, एक 2 लाख वाली स्लैब है, इसके दरमियान में बहुत बड़ा गैप है। तो दे वुड लाइक टू नो कि हमारा एल्गोरिथम 110 कह रहा है या 190 कह रहा है, 100,000 प्लस नहीं कह रहा। हाँ ठीक है, मतलब 110 से लेकर 190 वालों को हम 100 ही देंगे, 100,000 ही देंगे लिमिट, लेकिन 190 वालों को शायद हम कुछ और पर्क्स दे दें। ठीक है, उनका जो है लोन पीरियड बढ़ा सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। 110 वालों को हम टाइट रखेंगे शुरू से। ये भी हम कर सकते हैं 190 180 वालों को हम 200 ले जाएं बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। तो इस तरह का हमारा अनलेबल्ड डेटा होगा, ठीक है, जिसकी हमें आउटपुट नहीं पता होगी हिस्टोरिकल डेटा की, हमने डिसाइड करना है कि आउटपुट कितनी होनी चाहिए। इसी तरह अगर एक फैक्ट्री है उसके अंदर फ्रूट आ रहा है, उस फ्रूट की सॉर्टिंग करनी है, तो और आपको नहीं पता कि कितनी टाइप्स का फ्रूट आ सकता है, ठीक है, वो मतलब एक फसल है जहाँ पे बहुत सारी वो भी लगी हुई है, जड़ी बूटियां वगैरह, अनवांटेड प्लांट्स भी लगे हुए हैं, तो उनके भी फ्रूट्स आ रहे हैं, बीच में पत्ते भी आ रहे हैं, पत्थर भी आ रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ आई जा रहा है। तो वो सारी चीज़ों को आप
हर एक की एग्जांपल लेके आप दिखाएंगे उसको, पत्थर ऐसा होता है और ऐसा होता है और ऐसा, पत्ता ऐसा होता है, ठीक है ना। तो उसमें फिर हम थोड़ा सा इसकी तरफ अनसुपरवाइज की तरफ भी चले जाते हैं कि ये ग्रुप हमें पत्तों वाला लग रहा है, ये पत्थर वाला लग रहा है और ये फ्रूट वाला लग रहा है। तो उसमें हमारे पास कुछ लेबल एग्जाम्पल्स भी होंगी और बहुत सारी अनलेबल्ड एग्जाम्पल्स भी होंगी, ठीक है। उसमें हम एक और काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन होती है जिसको हम कहते हैं वन वर्सेस ऑल, उसमें हम बाद में आएंगे कि वो कैसे हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने क्लस्टरिंग करनी है। अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ये जो सारा डेटा है इसके 3 क्लस्टर्स बनाते हैं। अब इसमें से मैं कुछ डेटा पॉइंट्स मिटाता हूं ताकि हमें ना थोड़ा सा क्लस्टर्स नजर आना शुरू हो जाए। शुरू में ऐसे में क्लस्टर्स दिखाऊंगा जो कि बड़े ऑब्वियस होंगे, ये 3 क्लस्टर बनते हैं। फिर हम उनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे आपस में, एरर्स डालेंगे और फिर देखेंगे कि उसके बाद हम क्लस्टरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, तो इसके अंदर क्या 3 क्लस्टर्स बन सकते हैं? ये 3 क्लस्टर्स बन गए। Clusters have to cover all data. हाँ, मैंने क्लस्टर को लाइन से डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। हम ये काम भी कर सकते हैं और हम इसको एक ओवल से भी जाहिर कर सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं हम कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, उसमें रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो के मीन्स के अंदर हम ओवल बनाते हैं, ये लाइनें नहीं बनाते। थोड़ा डिटेल में जाए तो ये इंटरचेंजेबल है ये चीज कैसे, वो भी हम देखते हैं। तो अब इन मतलब एक क्लस्टर को अगर मैं देखूं तो वाई एम आई कॉलिंग इट एज क्लस्टर? क्या है इसके अंदर ऐसी चीज कि मैं कहूं कि ये सारे ए इस क्लस्टर में है और ये सारे इस क्लस्टर में है। मतलब इन सारे पॉइंट्स को हमने एक क्लस्टर क्यों बना दिया था? बिकॉज दे आर क्लोज टुगेदर, एक दूसरे से करीब है। अब ये एक सब्जेक्टिव टर्म हम यूज कर रहे हैं कि करीब है। अभी हम इसको न्यूमेरिकल टर्म में भी लेके जाएंगे कि करीब का मतलब क्या होता है, कितना करीब है। फिर ये वाले पॉइंट्स भी आप इसमें करीब हैं और ये वाले पॉइंट्स भी आप इसमें करीब हैं। गुड पॉइंट। इसी चीज को हम बाद में करेंगे। ये वाला क्वेश्चन याद रखना, रेफरेंस पॉइंट वाला। इसमें हमारे पास कम पॉइंट्स हैं, इसमें हमारे पास ज्यादा पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये तो जरूरी नहीं है कि तमाम क्लस्टर्स में इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स को हम डिवाइड करें, ठीक है ना। तो वो तो सेंस में नहीं बनती, वो जबरदस्ती करने वाली बात है, अननेचुरल हो जाएगी। हमने बेस्ड ऑन डिस्टेंस करना है। अब इसके अंदर मैट्रिक क्या होगा? मतलब इस ये वाला रीजन जो था इसमें हमें बहुत सारे पॉइंट्स नहीं मिले, तो हमने यहाँ पे एक बाउंड्री बना दी, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं मिले, यहाँ पे भी हमने बाउंड्री बना दी, यहाँ पे भी नहीं मिले। ये वाला पॉइंट जो है इसको किस क्लस्टर में होना चाहिए?